हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी ज़ोरदार से चल रही होगी यार। और ये सारे सेशन आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा और ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, उसका रिस्पॉन्स मैं तुरंत देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में ही, इसका सेकेंड पार्ट। तो आते हैं यहाँ पर आज का टेबल ऑफ कंटेंट। अगर देखें, जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि आज के टेबल ऑफ कंटेंट में हम देखें तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में ही, जहाँ पे हम एसी डीसी ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके एडवांटेजेस, उनके बीच कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। हाँ, डेफिनेटली आज वक्त ने हमें परेशान किया है, वक्त ने हमें फंसाया है, लेकिन इन परेशानियों से मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे इन परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं है और मैं इस तरह का इंसान भी नहीं हूँ कि मैं इन हालातों से हार जाऊँ। तो बड़ा अच्छा ये मोटिवेशनल कोट है यार, कि आपका आज वक्त जो है वो कमज़ोर हो सकता है लेकिन आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और इन परिस्थितियों से जूझते रहिए और डेफिनेटली आप एक न एक दिन सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और मतलब कि आप जो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लोगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने सेशन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एसी ट्रैक्शन और डीसी ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये समझना होगा कि क्या क्या एडवांटेज हैं एसी ट्रैक्शन के ओवर डीसी ट्रैक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रैक्शन ओवर डीसी ट्रैक्शन, मतलब एसी ट्रैक्शन के एडवांटेज डीसी ट्रैक्शन के ऊपर क्या हैं। तो इसमें अगर देखा जाए एडवांटेजेस में ऑफ एसी ट्रैक्शन ओवर डीसी ट्रैक्शन, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट बेटा अगर देखा जाए कि नॉर्मली हाई वोल्टेज पर अगर 25 kV, नॉर्मली आप जानते हो कि एसी ट्रैक्शन में हम यूनिवर्सली क्या करते हैं, कंपोजिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और जहां पर हम सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं 25 kV। तो इतने हाई वोल्टेज पे अगर देखा जाए तो लाइन करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर बेटा लाइन करंट रिड्यूस हो जाएगा तो जो पावर लॉसेस होंगे वो वायर में वो भी क्या होंगे, जो ट्रॉली वायर में पावर लॉसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हमें पता है यार, हमें पता है P बराबर कितना वी आई कॉस फाई। तो अगर हम बात करें I बराबर कितना, तो P अपॉन वी कॉस फाई। तो बेटा जब भी हम हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फॉर द कांस्टेंट पावर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर लाइन करंट रिड्यूस हो जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रॉली वायर, जो हम ट्रॉली वायर यूज़ कर रहे हैं, ट्रॉली वायर नॉर्मली क्या होता है कि वो वायर होता है जिसमें हम पावर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं जिसके थ्रू। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रॉली वायर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात अगर हम करें तो ये भी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपॉन 1/v²। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये 1/v² के। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो एरिया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v² के। किस तरह से निकालते हैं इसको आप समझ जाइए। हमें पता है कि R बराबर कितना, ρl/a। और अगर पावर लॉस देखें तो पावर लॉस कितना होता है बेटा, I²R। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है P² अपॉन v² cos² फाई इंटू R यहाँ पर कितना है, ρl/a। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन, ये PL की वैल्यू आई, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो P² रो इंटू L अपॉन v² cos² फाई इंटू PL हो जाएगा। तो यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हो कि A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v² होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका, ट्रॉली वायर का, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर। तो अगर आप हाई वोल्टेज यूज़ कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस ट्रॉली वायर का। दैट मीन्स जो ट्रॉली वायर की वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो AC सिस्टम में या AC
ट्रैक्शन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, 25 kV 50 हर्ट्स, तो उस पर लाइन करंट भी रिड्यूस हो जाता है, एज वेल एज जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है ट्रॉली वायर की वो भी कम हो जाती है। तो बेटा जब दोनों चीज़ें कम हो गई, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या वॉल्यूम रिक्वायरमेंट अगर कम हो गई तो डेफिनेटली इसकी कैपिटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको नेसेसरी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर ये सब नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है बेटा। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट्स, वो पॉइंट क्या है कि एट हाई वोल्टेज ऑफ 25 kV, 50 हर्ट्स लाइन करंट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्रॉली वायर इज रिड्यूस्ड। और इसके साथ साथ के एडवांटेज क्या मिला, देयरफॉर लो कैपिटल कॉस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है यार, कि नॉर्मली P बराबर कितना है, VI cos phi, तो I बराबर P अपॉन V cos phi, तो एट हाई वोल्टेज लाइन करंट घट जाएगा, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। तो इस हाई वोल्टेज पे जो ट्रॉली वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो भी रिड्यूस हो जाता है और इससे कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो सब स्टेशंस प्लेस्ड होते हैं, वो जब भी आप देखोगे कि ट्रैक्शन में आप जाते हो यार, तो ट्रैक्शन में क्या होता है कि हाई लोड रहता है, हैवी लोड रहता है। आप अगर किसी भी बात करो कि किसी भी पैसेंजर सर्विसेज में कोई ट्रेन जा रही है, उस पर बहुत सारा लोड है, बहुत सारे यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो इतने लोड को वो लेके मूव अगर करेगा तो वो सप्लाई से डेफिनेटली ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और अगर करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आप देखेंगे कि कभी भी AC ट्रैक्शन हो या DC ट्रैक्शन हो, इसमें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है, और इस वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम वहाँ पर सब स्टेशंस लगाते हैं। जो भी आपके स्टेशंस वगैरह होते हैं उस स्टेशन के नियरर सब स्टेशन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से आगरा जाना है, तो दिल्ली से आगरा जाने के समय मथुरा जब पड़ेगा, तो इस मथुरा पे आप देखोगे कि आपका वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है। इस वोल्टेज को हमें बूस्ट करना है और इक्वल वोल्टेज मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, AC ट्रैक्शन में बूस्टर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर DC ट्रैक्शन है तो वहाँ पर DC सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल एज अ बूस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको बेटा समझने की है कि हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली इस जो लाइन ड्रॉप है उसको कंपनसेट करने के लिए सब स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये AC ट्रैक्शन में जो सब स्टेशंस होते हैं वो लंबी दूरियों पे प्लेस्ड होते हैं, मतलब लगभग आप देखोगे कि 50 से 80 किलोमीटर के बाद ही सब स्टेशन आपके प्लेस्ड होंगे। मतलब AC ट्रैक्शन में हमेशा सब स्टेशंस आर प्लेस्ड एट अ लॉन्गर डिस्टेंस 50 to 80 किलोमीटर। बट जब हम DC ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाता है, ड्रॉप ज़्यादा होता है, जिसके कारण 1500 वोल्ट की लाइन के लिए अगर देखें तो 4 से 12 किलोमीटर के बीच में ही हम सब स्टेशंस को प्लेस्ड कर देते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि लोअर वोल्टेज पे लाइन करंट ज़्यादा रहती है और ड्यू टू हाई लाइन करंट वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा सब स्टेशंस की ज़रूरत होती है। कम डिस्टेंस पे ही हम इन सब स्टेशंस को लगा देते हैं या प्लेस्ड कर देते हैं, ताकि हम इन लाइन ड्रॉप को कंपनसेट कर सकें। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सब स्टेशंस आर इन AC ट्रैक्शन, substations are placed at longer distance। वो भी कितना बेटा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50 से लेके 80 किलोमीटर इन AC ट्रैक्शन। तो AC ट्रैक्शन में लंबी दूरियों पे सब स्टेशंस प्लेस्ड होते हैं लाइन ड्रॉप कंपनसेशन के लिए, वेयर एज in DC ट्रैक्शन यहाँ पे लगभग 4 से 12 किलोमीटर
हम बात कर रहे हैं कि इसकी फॉर 1500 वोल्ट। तो 1500 वोल्ट की लाइन के लिए अगर देखा जाए तो 4 से 12 किलोमीटर के बीच में सब स्टेशंस प्लेस्ड होते हैं, जबकि एसी ट्रैक्शन में ये लंबी दूरियों पे प्लेस्ड होते हैं। तो पहला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, डीसी में ये ज़्यादा रहता है। सब स्टेशंस अगर देखा जाए तो सब स्टेशंस प्लेस्ड जो होते हैं वो लंबी दूरियों पे होते हैं, जबकि डीसी ट्रैक्शन में अगर देखा जाए तो ये 4 से 12 किलोमीटर पे ही प्लेस्ड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हाई लाइन करंट हो जाती है, जिसके कारण ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, नॉर्मली अगर देखा जाए तो एधेशन को पहले समझना है कि एधेशन है क्या। देन एबिलिटी टू मेक फर्म कॉन्टैक्ट्स विदाउट स्कीडिंग, मतलब बिना स्लिप किए हुए अगर कोई एक फर्म कॉन्टैक्ट बना रहा है, इसका मतलब उसका एधेशन, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एधेशन कहलाएगी। जैसे अगर आप बात करो कि बारिश में अगर आप चलते हो तो वहाँ पे स्लिपरी सरफेस होता है, आप फिसल सकते हो, इसका मतलब आपका जो एधेशन है, कोफिशिएंट ऑफ एधेशन, वो कम हो गया, आप आसानी से स्किड कर सकते हो। बट यही जब आपका सूखा पड़ता है, गर्मी के मौसम में आप देखोगे ज़मीन पूरी तरह से सूखी रहती है, तो वहाँ आसानी से आप चल सकते हैं। दैट मीन्स वहाँ पर ड्राई स्टेट में एधेशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एधेशन हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एधेशन क्या है, वो एबिलिटी है जो हमेशा कॉन्टैक्ट को काफ़ी फर्म बनाती है बिना स्किड किए हुए। तो एधेशन इज द एबिलिटी टू मेक फर्म कॉन्टैक्ट्स विदाउट स्किडिंग। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एधेशन की बात आती है, तो अगर ये ज़्यादा है तो आपका कॉन्टैक्ट काफ़ी फर्म होगा, अगर ये कम है तो स्लीपरी सरफेस हो सकता है। तो नॉर्मली हम बात करें कि एसी ट्रैक्शन में एधेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द ट्रेन। नॉर्मली जब एसी ट्रैक्शन की बात करें तो पिछली क्लासेस में भी हमने बताया कि एसी ट्रैक्शन में उसका वेट और साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी ट्रैक्शन। हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस किए थे यार, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज में या सिंपली अगर कंपैरिजन जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इन कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो एसी ट्रैक्शन जो है नॉर्मली हैवियर इन वेट होता है। कंपैरिजन में एसी ट्रैक्शन नॉर्मली क्या होता है, हैवियर इन वेट होता है, और हैवी वेट के कारण अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एधेशन है वो हमेशा ज़्यादा होता है एसी ट्रैक्शन में एज़ कम्पेयर टू डीसी ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मोर एधेशन एज कंपेयर्ड टू डीसी लोकोमोटिव। डीसी लोकोमोटिव की अगर तुलना में देखा जाए तो इसका जो एधेशन है वो ज़्यादा होता है। तो एधेशन क्या है बेटा, इसको समझना अगर है तो हमने पहले भी बता दिया कि एधेशन वो एबिलिटी है जिसके द्वारा ये हमेशा बिना स्किड किए हुए एक फर्म कॉन्टैक्ट बनाता है। तो एधेशन मीन्स द एबिलिटी टू मेक फर्म कॉन्टैक्ट्स विदाउट स्कीडिंग। तो बिना स्किड किए हुए ये क्या कर रहा है, एक फर्म कॉन्टैक्ट बना रहा है। अगर हम बात करें इसके कोफिशिएंट ऑफ एधेशन की, तो कोफिशिएंट ऑफ एधेशन एसी ट्रैक्शन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी ट्रैक्शन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। क्या होता है फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ एधेशन का? अगर हम देखें कि कोफिशिएंट ऑफ एधेशन का फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट, maximum tractive effort divided by weight acting at a point of contact of the wheel and ट्रैक। कहने का मतलब कि नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ एधेशन कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एधेशन हमेशा मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट डिवाइडेड बाय वेट एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ व्हील एंड ट्रैक। मतलब कि नॉर्मली जो कोफिशिएंट ऑफ एधेशन या एधेशन गुणांक होता है ये मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट और जो भी आपके व्हील और ट्रैक के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना वेट एक्ट कर रहा है उसका क्या है, रेशियो। और नॉर्मली अगर देखा जाए
तो एसी के केस में ये जो वेट एक्टिंग होता है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द व्हील एंड ट्रैक वो कम होता है, जिसके कारण इसका कोफिशिएंट ऑफ एडेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीसी लोकोमोटिव। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वेट हाई है, नहीं, हैवियर वेट है, इससे कंफ्यूजन नहीं कि वेट हाई हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ एडेशन कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसी ट्रैक्शन में वेट डेफिनेटली उसका हाई है, बट अगर हम बात करें कि उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ट्रैक और व्हील का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेट इसका क्या रहता है, कम रहता है, जिसके कारण कोफिशिएंट ऑफ एडेशन क्या होता है, ज़्यादा। और एज वेल एज अगर देखें तो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट भी इसमें क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमेशा मोर एडेशन एज कंपेयर टू डीसी लोकोमोटिव, एसी ट्रैक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ एडेशन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डीसी लोकोमोटिव। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि फॉर एसी अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन, अगर इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करें तो म्यू सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन को, तो ये लगभग कितना होता है बेटा, 47%। दैट मीन्स 0.47 कितना होता है, 0.47। बट अगर हम बात करें कि डीसी के लिए, फॉर डीसी जो कोफिशिएंट ऑफ एडेशन होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एडेशन केवल 26% रहता है, मतलब म्यूसी जो है वो केवल और केवल 26%, दैट इज 0.26। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि नॉर्मली ये क्या है, हमेशा ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ एडेशन फॉर एसी। तो ये ध्यान रखना है, म्यू सी फॉर एसी इज ग्रेटर देन म्यू सी फॉर डीसी। तो एसी ट्रैक्शन में कोफिशिएंट ऑफ एडेशन डीसी ट्रैक्शन की तुलना में हमेशा ज़्यादा होता है। तो हम पॉइंट में लिख सकते हैं यार कि कोफिशिएंट ऑफ एडेशन इज हाई। कोफिशिएंट ऑफ एडेशन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारी रेल्स वगैरह हैं, जो हमारी पटरियां हैं, वो किस कंडीशन में है। अगर पटरियां ड्राई हैं तो इनका कोफिशिएंट ऑफ एडेशन भी हाई होगा। अगर आपकी पटरियां जो है वो ग्रीसी हैं, सपोज उस पर ओस वगैरह की बूंदें या बारिश हो गई, तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एडेशन कम हो जाएगा। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एडेशन किस पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी पटरी जो है वो ड्राई है तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर वहाँ पर वो ड्राई नहीं है तो स्लिपरी होगी, देन कोफिशिएंट ऑफ एडेशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पॉइंट नोट में, वो क्या लिख सकते हैं यार, कोफिशिएंट ऑफ एडेशन इज हाई व्हेन रेल्स आर ड्राई। जब आपकी पटरियाँ क्या हैं, रेल्स आर ड्राई, जब आपकी पटरियाँ सूखी हुई होती हैं, ड्राई होती हैं, तो उस समय कोफिशिएंट ऑफ एडेशन हाई हो जाता है। अगर ग्रेसी हो जाए देन वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एडेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एसी लोकोमोटिव की एफिशिएंसी एट द स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो हाई होती है एज कंपेयर टू डीसी लोकोमोटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ AC locomotive is high, या ऐसे लिख सकते हैं कि efficiency of AC locomotive at starting के समय, at start अगर देखा जाए तो efficiency AC locomotive की क्या होती है, is high या is more than DC locomotive, इज़ हाई, और ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ मोर देन डीसी लोकोमोटिव। तो नॉर्मली स्टार्टिंग अगर समय देखा जाए तो एट स्टार्ट एफिशिएंसी एसी लोकोमोटिव की डीसी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डीसी सीरीज़ मोटर हम नॉर्मली ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इट अटेंड्स ऑल द एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रैक्शन। तो डीसी सीरीज़ मोटर्स आर यूज फॉर ट्रैक्शन, ये डेफिनेटली आपको पता है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं फॉर डीसी ट्रैक्शन या एसी ट्रैक्शन। इट अटेन्स ऑल द एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रैक्शन। तो इस पॉइंट से आप कंफ्यूज मत हो। इस पॉइंट में सिंपल सा ये बात है कि आप डीसी ट्रैक्शन में किसका इस्तेमाल कर रहे हो, डीसी सीरीज मोटर का। तो डीसी सीरीज मोटर की जो एडवांटेजेस है वो सारी की सारी एडवांटेजेस यही डीसी सीरीज मोटर एसी में भी यूज़ हो रहा है, तो वो सारे के सारे एडवांटेज तो अटेंड कर ही रहा है यार। तो जो एडवांटेज आप डीसी सीरीज मोटर यूज करके डीसी ट्रैक्शन में ले रहे हो, वही सेम एडवांटेज आप यहां पे भी ले सकते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड इन एसी ट्रैक्शन ऑल्सो।
AC ट्रैक्शन ऑल्सो। तो जो हम सिंगल फेज AC ट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मली, जो 25 kV 50 हर्ट्ज की, उसमें हम नॉर्मली DC सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अगर देखा जाए इट अटेन्स all the advantages of DC traction, all the advantages of DC ट्रैक्शन। तो ये DC ट्रैक्शन के सारे एडवांटेजेस क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। नेक्स्ट अगला अगर हम बात करें कि नॉर्मली अगर देखा जाए कि बिगिनिंग में AC लोकोमोटिव में एक एक्सेलरेट करने के लिए बहुत स्मॉल पावर की ज़रूरत होती है, बट इन केस ऑफ DC वहाँ पर लार्ज पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फोर्थ पॉइंट के सिमिलर ही है, बिकॉज एट द स्टार्टिंग AC लोकोमोटिव के लिए स्मॉलर पावर की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू DC, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी क्या है, ज़्यादा है, जबकि DC की क्या है, कम। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि इन बिगनिंग या एट स्टार्ट, इन बिगनिंग और एट स्टार्ट AC locomotive requires smaller power to accelerate। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ AC ट्रैक्शन व DC ट्रैक्शन। तो नॉर्मली यहाँ पर हाई वोल्टेज कितना है, नॉर्मली अगर हम AC ट्रैक्शन की बात करें तो AC ट्रैक्शन हम 25 kV और 50 हर्ट्ज पे यूनिवर्सली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन करंट क्या हो जाएगी, इस हाई वोल्टेज पर रिड्यूस हो जाएगी, पावर लॉसेस कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ट्रॉली वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो घट जाएगा और कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। AC ट्रैक्शन में लंबी दूरियों पे सब स्टेशन प्लेस्ड होते हैं, बिकॉज वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कम होता है, और लाइन ड्रॉप कंपनसेशन के लिए हम सब स्टेशंस का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा होगा जो कि वोल्टेज को बूस्ट कर देगा और वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन कर देता है कांस्टेंट। जबकि DC ट्रैक्शन में ज़्यादा लाइन ड्रॉप के कारण 4 से 12 किलोमीटर पे ही सब स्टेशंस लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए एधेशन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू मेक फर्म कॉन्टैक्ट्स विदाउट स्कीडिंग। बिना स्किड किए हुए एक फर्म कॉन्टैक्ट बनाने की जो योग्यता है वही एधेशन कहलाती है। तो यहाँ पर मोर एधेशन होता है एज कम्पेयर टू DC लोकोमोटिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि AC की तुलना में जो AC में हमेशा ज़्यादा एधेशन होता है, DC में 0.47 होता है, DC में 0.26 होता है। कोफिशिएंट ऑफ एधेशन क्या कहलाता है, इट इज़ द मैक्स रेशियो ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट डिवाइडेड बाई वो वेट जो कि आपके व्हील और ट्रैक के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली जो कोफिशिएंट ऑफ एधेशन है व्हेन द रेल सरफेसेस आर ड्राई देन उस समय एधेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एफिशिएंसी AC लोकोमोटिव की स्टार्टिंग में हमेशा ज़्यादा होती है DC के, बिकॉज स्टार्टिंग में AC लोकोमोटिव स्मॉल पावर कंजप्शन करता है टू एक्सलरेट। DC सीरीज मोटर ही आप यूज़ कर रहे हो AC ट्रैक्शन में भी, देन यहाँ पर ये सारे एडवांटेज जो है वो DC ट्रैक्शन के अटेन कर लेता है। तो ये आई थिंक आपको एडवांटेजेस वगैरह समझ में आए होंगे। तो अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहला पॉइंट कह रहा है कि AC ट्रैक्शन हैज़ लो कैपिटल कॉस्ट देन DC। डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रॉली वायर का कंडक्टर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो घट जाता है, इसलिए इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आंसर पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा AC ट्रैक्शन हैज़ मोर एधेशन एज कम्पेयर टू DC, ये भी डेफिनेटली सही है, इसका एधेशन ज़्यादा होता है। AC ट्रैक्शन में सब स्टेशंस आर प्लेस्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस देन DC। डेफिनेटली DC में नॉर्मली जो सब स्टेशंस होते हैं वो 4 से 12 किलोमीटर के बीच में प्लेस्ड होते हैं, जबकि AC ट्रैक्शन में ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में प्लेस्ड होते हैं। तो ये भी सही है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है बेटा, आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी AC मोटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। नॉर्मली हम सिंगल फेज सप्लाई जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम यूनिवर्सल AC मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी AC मोटर की बात कर रहा है वो एक्चुअली यूनिवर्सल मोटर की ही बात कर रहा, बट हम उसको क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी 16, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 16:2/3 की सप्लाई देना। तो यहाँ पर 2/3 हर्ट्ज़ की सप्लाई देना। तो यहाँ पर बेटा आप इतना लो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हो AC मोटर में जो कि यूज्ड हो रहा है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ट्रैमवेज वगैरह में हम यूज़ करते हैं।
तो इसका क्या कारण है? पहला, इट इम्प्रूव्स द कम्यूटेटर प्रॉपर्टी ऑफ AC सीरीज मोटर। क्या ये AC सीरीज मोटर की कम्यूटेटर प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है? डेफिनेटली, बिकॉज अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी, दैट मीन्स यहाँ पर जो रिएक्टेंस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, और जो सडन चेंज इन करंट का अपोज कर रहा है वहाँ पे वो अपोजिशन भी कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कंप्लीट करंट का रिवर्सल हो सकता है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। तो पहला करेक्ट होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इट डेफिनेटली इम्प्रूव्स द कम्यूटेटर प्रॉपर्टी ऑफ AC सीरीज मोटर। ये AC सीरीज मोटर की कम्यूटेटर प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को अगर हम क्या कर रहे हैं? लो कर रहे हैं, तो इसकी जो कम्यूटेटर प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटर प्रॉपर्टी बेटा, वो कम्यूटेटर प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाएगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी? इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूव्स। दूसरा, इट रिड्यूसेस द लाइन रिएक्टेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। क्या ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लाइन रिएक्टेंस को रिड्यूस कर देगा? ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये रीज़न नहीं होता है लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करने का ट्रैक्शन में। पावर सिस्टम में अगर देखा जाए तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो डेफिनेटली आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हो ताकि यहाँ पर आप रिड्यूस कर सकें रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कम करके लाइन को रिएक्टेंस को रिड्यूस करना, डेफिनेटली रिएक्टेंस रिड्यूस होगा, बिकॉज एक्सएल बराबर कितना होता है? ओमेगा एल। तो आप ये सोच सकते हो कि सर एक्सएल जो है वो किसके बराबर है? ओमेगा एल के, और ओमेगा एल बराबर 2πfl। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली रिएक्टेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा। लेकिन केवल रिएक्टेंस को ही रिड्यूस करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो यहाँ पे रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी कम नहीं किया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कम करने का रीजन केवल और केवल कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना था, न कि रिएक्टेंस को रिड्यूस करना था। डेफिनेटली इससे रिएक्टेंस रिड्यूस होता है, बट इसका पर्पज नहीं है ये। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज होकर आंसर करेक्ट मत करना, ये आपको ध्यान में रखना है कि इट रिड्यूसेस द लाइन रिएक्टेंस ऑफ द ओवरहेड लाइन है, बट इसके लिए लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई आप यूज करते हो, ये बात नहीं है, ये बात गलत है। इट इंप्रूव्स द पावर फैक्टर। डेफिनेटली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम डेफिनेटली लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज रिएक्टेंस क्या होगा? पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर कितना होता है बेटा? R बाई मॉड Z, और ये कितना होता है? R बाई अंडरवुड R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहाँ पे रिएक्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी पावर फैक्टर क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रही है। तो ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ये बात सही है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हाँ, ये भी बात सही है कि ये एफिशिएंसी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो पावर फैक्टर बेटा अगर इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली लाइन करंट रिड्यूस होगी, और उसके कारण एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, पहला, तीसरा और चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इट इंक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप, ऐसा नहीं है, इस पर्पज के लिए आपने लो फ्रीक्वेंसी नहीं किया। इट रिड्यूसेस, इस पर्पज के लिए आप लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम नॉर्मली जो लो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं उसके यूज करने का क्या रीज़न है? कम्यूटेटर प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना। हालांकि लो फ्रीक्वेंसी के कारण डेफिनेटली उसका रिएक्टेंस भी कम हो जाता है, और यहाँ पर लाइन करंट रिड्यूस होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, न कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है। चलिए आते हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि लो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो सकता है? कम्यूटेटर ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज इम्प्रूव्ड। तो लो फ्रीक्वेंसी के कारण यूनिवर्सल मोटर की जो कम्यूटेटर प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा इम्प्रूव हो जाती है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो इसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट सारे आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग AC ट्रैक्शन। AC ट्रैक्शन के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट जो है इनकरेक्ट है, सही
नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि AC ट्रैक्शन इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द मेन लाइन रेलवेज, इट हैज़ मोर एनर्जी कंजप्शन देन DC ट्रैक्शन, तो पहले मेरे को ये समझना होगा यार कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन AC एंड DC सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन। मतलब AC और DC सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन का क्या कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को समझना होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन। तो 2 कॉलम आप बनाएंगे साथ साथ, और बेटा जब भी आप ये लेक्चर लो तो डेफिनेटली मेरी एक बात मानना कि कॉपी पेन लेके बैठना है और ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, और फिर उसके बाद आप जब अपना लिखा हुआ रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता है और ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। और फिर कुछ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप डेफिनेटली इसका क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। तो 2 कॉलम बनाएंगे, AC ट्रैक्शन और दूसरा क्या है, DC ट्रैक्शन। तो ये 2 कॉलम हमने बना दिए, AC और DC ट्रैक्शन। यहाँ पर अगर देखें कि AC ट्रैक्शन में पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली इसको हम एम्प्लॉय करते हैं मेन लाइन सर्विसेज के लिए। तो रेलवे सर्विसेज की अगर हम बात करें तो रेलवे में 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक मेन लाइन, जहाँ पे आप, जैसे मैं बनारस से जाना चाहता हूँ दिल्ली, तो बनारस से दिल्ली जाने के लिए मेन लाइन सर्विस है जहाँ पे सुपर फास्ट चलती हैं, एक्सप्रेस चलती हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो एक है अर्बन सर्विसेज। अर्बन सर्विसेज का मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी अगर हम देखें कि यहाँ पर ये जाएंगी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में या एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपकी मेन लाइन सर्विसेज हैं। जैसे हम अगर बात करें तो नॉर्मली हम जा रहे हैं नोएडा से गाज़ियाबाद, ये आपकी क्या है, मेन लाइन सर्विस, अर्बन सर्विसेज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप विद इन द सिटी ही रह रहे हो, देन इसको हम बोलते हैं सब अर्बन सर्विसेज। तो ये नॉर्मली क्या है कि विद इन द सिटी बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इस तरह से हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अर्बन का मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये बात कर रहा है कि रूरल एरियाज़ नहीं है, ये अर्बन सिटी एरिया है। तो सिटी एरिया में जो सर्विसेज होती हैं उनको अर्बन सर्विसेज बोलते हैं। सब अर्बन का मतलब है कि उससे थोड़ा सा नीचे अगर बात करें, और उसके साथ साथ मेन लाइन सर्विसेज की बात करें तो मेन लाइन सर्विसेज हमेशा लंबी दूरियों के लिए एम्प्लॉयड की जाती हैं। तो AC ट्रैक्शन में हम हमेशा मेन लाइन सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेन लाइन सर्विस, सॉरी उल्टा बोल दिया यार, मेन लाइन सर्विस का इस्तेमाल हम AC ट्रैक्शन में, AC मेन लाइन सर्विसेज के लिए AC ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मेनली एम्प्लॉयड इन मेन लाइन रेलवेज। तो मेन लाइन रेलवेज में हम इसको मेनली यूज़ करते हैं AC ट्रैक्शन को। यहाँ पर अगर देखा जाए DC ट्रैक्शन, देन इट इज़ सुटेबल फॉर लंबी दूरी के लिए सूटेबल नहीं होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है। देन इट इज़ सुटेबल फॉर सब अर्बन और अर्बन सर्विसेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हाई वोल्टेज AC ट्रैक्शन में हम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हाई वोल्टेज पे इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिड्यूस्ड। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है एट हाई वोल्टेज। बट यहाँ पर अगर हम DC में देखें तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्मली स्पेसिंग की, तो AC ट्रैक्शन में 2 सब स्टेशन के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा रहती है। तो स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशंस इज़ हाई। कितना, लगभग 40 से लेके यहाँ पर 50 किलोमीटर रहती है, 40 से लेके 50 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 50 से 80 किलोमीटर भी मेंशन किया है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इधर देख लेते हैं कि यार हमने कितना मेंशन किया है एडवांटेजेस वगैरह में। तो एडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो 50 से 80 मेंशन किया है, आप इसको 40 से 50 मेंशन कर लो यार। हालांकि बहुत ज़्यादा ये मतलब एकदम एग्जैक्ट फैक्ट नहीं रखने का मतलब है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है मेन लाइन सर्विसेज में। तो ये 40 से लेके 50 किलोमीटर कर दो आप, ठीक है। कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं होगी, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो स्पेसिंग कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन
कितना हो जाता है यार, ये नॉर्मली अगर देखें तो 5 से 6 किलोमीटर है, बट वेरी करता है 4 से 12 किलोमीटर के बीच में, तो 5 से 6। अगर हम बात करें ये 5 से 6 किसके लिए होता है, 5 से 6 होता है फॉर अर्बन, और अगर हम बात करें कि सब अर्बन के लिए है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कितना, 4 से लेके 12 किलोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्मली दोनों आपके अर्बन और सब अर्बन के लिए हैं। तो स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन 5 to 6 या 4 to 12 किलोमीटर होता है। यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो ओवरऑल स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली एसी ट्रैक्शन में एनर्जी कंजप्शन कम होता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोर एनर्जी कंजप्शन, बट अगर डीसी में देखा जाए तो यहाँ पर लेस एनर्जी कंजप्शन होता है, लेस एनर्जी कंजप्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों से, आपको ध्यान रखना है कि एसी ट्रैक्शन में स्टार्टिंग में एनर्जी कंजप्शन कम होता है, बट रनिंग कंडीशन में ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है डीसी के कंपैरेटिवली। हैवियर वेट एंड मोर मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मली किस में होती है, वो हमेशा एसी ट्रैक्शन में होती है, और इंटरफेरेंस भी कॉज होता है, जबकि डीसी ट्रैक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नो इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैवी वेट है, उसके साथ साथ पेज यहाँ पे नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार। एसी ट्रैक्शन की बात करें तो एसी ट्रैक्शन, और यहाँ पर देखें डीसी ट्रैक्शन, तो एसी में क्या होता है, हैवी वेट होता है, हैवी वेट एंड हाई मेंटेनेंस, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाइट वेट होता है, लाइट वेट एंड लो मेंटेनेंस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं यार, एसी में हैवी वेट होता है और हाई मेंटेनेंस होता है, डीसी में लाइट वेट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। एसी ट्रैक्शन मेनली एम्प्लॉयड फॉर मेन लाइन रेलवे सर्विसेज, जबकि डीसी ट्रैक्शन इसको सब अर्बन में। कॉस्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे हाई वोल्टेज पे कम हो जाती है, यहाँ पर ज़्यादा रहती है डीसी में। स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन हाई है एसी में, जबकि डीसी में स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन लो है। आते हैं बेटा अब अपने क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एसी ट्रैक्शन। एसी ट्रैक्शन के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट है। तो अगर हम इस बात करें कि एसी ट्रैक्शन के रिगार्डिंग क्या इनकरेक्ट होगा, तो एसी ट्रैक्शन इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर मेन लाइन रेलवेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज़ मोर एनर्जी कंजप्शन दैन डीसी ट्रैक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना है कि स्टार्टिंग कंडीशन में एसी ट्रैक्शन का एनर्जी कंजप्शन एज कंपेयर टू डीसी कम होता है, बट ओवरऑल की बात यहाँ पे हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन हमेशा ज़्यादा होगा। हैवियर वेट एंड मोर मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल सही है। देन यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है कि जो इनकरेक्ट हो, ये सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं बेटा। और अगर स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम द डिवाइस यूज टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द ट्रॉली वायर इज नोन एज। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में उस डिवाइस का नाम क्या है जिसका इस्तेमाल हम ट्रॉली वायर से करंट को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो नॉर्मली आप सारे लोग जानते होंगे कि इसका नाम क्या होता है, पेंटोग्राफ होता है। तो बेसिकली आज के समय हम किसका यूज़ कर रहे हैं यार, पेंटोग्राफ का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रॉली वायर से जो आप डिवाइस का इस्तेमाल करके करंट को कलेक्ट करते हो वो पेंटोग्राफ कहलाता है। यहाँ पर बो कलेक्टर भी आंसर हो सकता है, बिकॉज इसका भी काम होता है करंट को कलेक्ट ही करना फ्रॉम द ट्रॉली वायर, बट आज के समय ये यूज़ नहीं होता है और स्पेशली ये सारे रिप्लेस हो गए हैं पेंटोग्राफ से। तो पेंटोग्राफ अगर देखा जाए तो ये एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम ट्रॉली वायर से करंट को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी यार कि ये ट्रॉली वायर क्या है, करंट कलेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो पेंटोग्राफ हों, बो कलेक्टर हों या ट्रॉली कलेक्टर हों, इनका मतलब क्या है, ये हैं क्या एक्चुअली। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉली वायर की।
तो इसमें आप देख सकते हो कि नॉर्मली ये आपका एक ट्रैक्शन सिस्टम है। इस ट्रैक्शन सिस्टम में ये आप देख रहे हो ये किसका यूज़ हम कर रहे हैं, पोल का। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये बेसिकली एक पोल है। और इस पोल पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये वायर सबसे ऊपर वाली जो वायर है, इस वायर को हम बोलते हैं मैसेंजर वायर। क्या बोला जाता है इसको, इस वायर को बोलते हैं बेटा मैसेंजर वायर। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे नहीं दिखाता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ पे बिना हाईलाइट किए हुए दिखाता हूँ और ज़्यादा सही लगेगा आपको। तो यहाँ पर अगर देख पा रहे हो आपकी ये जो ऊपर वाला वायर है, ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम बोलते हैं मैसेंजर वायर, मैसेंजर वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसेंजर वायर का जो कर्व होता है वो कैटेनरी कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, सैग होता है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं कैटेनरी कर्व। और इसी में हम क्या करते हैं, ड्रॉपर्स का इस्तेमाल कर देते हैं, और ये ड्रॉपर्स इंसुलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो वायर के बीच में ये क्या है, ये आपके बीच में ड्रॉपर्स लगे हुए हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ड्रॉपर्स। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपर्स बोलते हैं बेटा, ड्रॉपर्स। और ये ड्रॉपर्स हमेशा क्या होते हैं, एक ही पी रहेगा यार, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम बोलते हैं ड्रॉपर्स। और ये ड्रॉपर्स परफेक्टली क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हो, ये वायर है बेसिकली हमारा ट्रॉली वायर, ट्रॉली वायर। तो क्लियर है, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे देख के। या कभी भी ऐसा ट्रैक्शन में आप जाके रेलवे लाइंस के ऊपर देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रीफाइड है तो वहाँ पर एक सबसे ऊपर जो वायर होगा उसको हम बोलते हैं मैसेंजर वायर। उसका कर्व कैसा होता है, कैटेनरी सैग के कारण। और अगर देखें तो यहाँ पर उसी पे अगर देखा जाए तो उसी से इंसुलेटेड करके हम क्या करते हैं, नीचे ट्रॉली वायर ले जाते हैं, और ये ट्रॉली वायर को हम डिफरेंट पॉइंट्स पे टैप्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स, ताकि वो स्ट्रेट क्या कर सके, उसमें कोई भी सैग ना रहे, वो एकदम स्ट्रेट जाए। और अगर देखा जाए तो इन ड्रॉपर्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली 3 to 5 मीटर होता है। और यहाँ पर आप जब भी दो पोल के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये 60 से 90 मीटर होता है। तो आप कोई इस तरीके से समझ सकते हो यार कि ये आपका पहला पोल है, ये आपका दूसरा पोल है। और यहाँ पर सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो ये कौन सी वायर होती है, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर वायर। कौन सी वायर बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं मैसेंजर वायर। तो यहाँ पे ये आपकी मैसेंजर वायर है। इसी से हम क्या करते हैं, ड्रॉपर्स लगा देते हैं, और इन ड्रॉपर्स की मदद से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ये आपका है ट्रॉली वायर। तो ट्रॉली वायर को कैसे कनेक्ट कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, ये बेसिकली ड्रॉपर्स हैं, ये आपके ड्रॉपर्स हैं, इंसुलेटेड होते हैं। ये वायर क्या कहलाएगी, यही आपकी ट्रॉली वायर है। इसको डिफरेंट कलर दे देते हैं, डिफरेंट कलर है, ये बेसिकली आपकी क्या है, ट्रॉली वायर। क्लियर है, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि दो इसके बीच में अगर डिस्टेंस देखें तो नॉर्मली इन ड्रॉपर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये लगभग 3 to 5 मीटर का होता है, 3 to 5 मीटर। और दो पोल के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये 60 से 90 मीटर होता है, 60 to 90 मीटर। वेरिएशन हो सकता है, बहुत ये नहीं है कि स्टैंडर्ड में एग्जैक्ट प्रैक्टिकल डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, बट ऑन एन एवरेज जो बुक का डेटा है वो 60 to 90 मीटर है। इसका जो मैसेंजर वायर का कर्व आप देखेंगे ड्यू टू सैग, वो कैटेनरी कर्व होता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली जो ट्रॉली वायर है, इस ट्रॉली वायर से हम क्या करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी ट्रेन है, और ये आपकी ट्रेन के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसी ट्रॉली वायर के थ्रू एक पेंटोग्राफ लगा होगा, जो कि ये अटैच्ड होगा किससे, इस ट्रॉली वायर से। और उस पेंटोग्राफ की मदद से हम करंट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ट्रॉली वायर। तो ये जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो करंट टाइप्स ऑफ करंट कलेक्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं करंट कलेक्टर के। तो नॉर्मली करंट कलेक्टर का काम क्या होता है, करंट कलेक्टर का काम अगर देखें तो इट कलेक्ट्स करंट फ्रॉम ट्रॉली वायर। ये ट्रॉली वायर से करंट को क्या करेगा, कलेक्ट करता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके 3 टाइप होते हैं। पहला अगर टाइप देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं सर ट्रॉली कलेक्टर। फर्स्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्या है आपका, ट्रॉली
कलेक्टर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस फिगर में, तो ये जो वायर है यही आपकी ट्रॉली वायर है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉली वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये व्हील टाइप का है, और व्हील टाइप का यही कहलाता है आपका ट्रॉली कलेक्टर। तो यहाँ पर ये क्या है? बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्रॉली कलेक्टर। ट्रॉली कलेक्टर अगर देखा जाए देन इट इज़ सुटेबल फॉर द स्पीड अप टू 30 किलोमीटर पर आवर, और ये नॉर्मली यूज़ होते हैं ट्रॉली बसेस वगैरह में। तो आप देखते हैं कि फॉरेन कंट्री वगैरह में ट्रॉली बसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। या आप कभी ऐसा भी देख सकते हो यार कि जैसे आप मसूरी वगैरह जाते हो, तो मसूरी जाने में गन हिल एक जगह होती है, तो जहाँ पर आप मॉल रोड से गन हिल जाते हो तो उसमें एक ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, देन वो ट्रॉली बसेस वगैरह चलती हैं। या बहुत जगह पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट पर भी आप देखते हैं कि काफ़ी दूर तक ट्रॉली बसेस एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन तक जाती हैं। तो ये ट्रॉली बसेस का यूज़ जो है, इन ट्रॉली बसेस में ही हम ट्रॉली कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हो आप, ट्रॉली कलेक्टर इट इज़ सुटेबल फॉर स्पीड अप टू कितने स्पीड तक के लिए सुटेबल है बेटा? ये 30 किलोमीटर पर आवर। और उसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल कहाँ पे हैं, ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन ट्रॉली बसेस में हम हमेशा ट्रॉली कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बहुत जगह पे देख भी सकते हैं वहाँ पे ट्रॉली बसेस इस्तेमाल करते हैं ट्रॉली कलेक्टर के टर्म में या करंट कलेक्टर के टर्म में। तो ट्रॉली बसेस यूज़ होते हैं, नॉर्मली ट्रॉली बसेस में हम ट्रॉली कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रॉली कलेक्टर कहाँ यूज़ होगा? इट इज़ यूज्ड इन ट्रॉली बसेस। और कितनी स्पीड तक के लिए सूटेबल है? 30 किलोमीटर। नॉर्मली कम स्पीड के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट दूसरा अगर देखा जाए तो सेकंड अगर देखें तो जैसा यहाँ पे इस डायग्राम में देखा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं बो कलेक्टर। क्या बोला जाता है? बो कलेक्टर। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बो का मतलब होता है धनुष। तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखो तो ये किसकी तरह है यार? ये स्ट्रक्चर एक धनुष की तरह है। और अगर यहाँ पर देखा जाए दूसरे कलर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये क्या है? ये बेसिकली देखा जाए तो ये आपके ट्रॉली वायर हैं, और इसी ट्रॉली वायर से अटैच्ड है आपका बो कलेक्टर। ये क्या करेगा? करंट को कलेक्ट करेगा और इसको फिर बाईपास कर देगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली एसी करंट को ऐसे कलेक्ट करता है, देन उसके बाद ये ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करता है, एंड रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में, देन डीसी सीरीज मोटर से अप्लाई हो जाएगा जो कि एक ट्रैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूस करेगा, और फाइनली यहाँ पर जो आपके व्हील्स के थ्रू आपके ट्रैक में एज अ रिटर्निंग कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये चीज़ आप बेसिकली देख सकते हो। तो बो कलेक्टर, इसका नाम किस लिए पड़ा? ये धनुष जैसे आकार का है इसलिए इसको हम बो कलेक्टर कहते हैं, और इसको हम हाई स्पीड पे भी इस्तेमाल करते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में ये यूज़ नहीं होता है। हालांकि कुछ ट्रैम कार्स वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बो कलेक्टर अगर देखा जाए तो किसके लिए यूज़ होता है? इट कैन बी यूज्ड एट हायर स्पीड। तो इसका इस्तेमाल हम हाई स्पीड पे कर सकते हैं, और ट्रैम कार्स वगैरह या ट्रैम रेल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इसको रिप्लेस कर दिया है किसके द्वारा? पेंटोग्राफ के द्वारा। तो थर्ड अगर देखा जाए, थर्ड टाइप ऑफ कलेक्टर यही आपका क्या है? पेंटोग्राफ है, और प्रेजेंटली यही आप यूज़ करते हो ट्रैक्शन में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पेंटोग्राफ कुछ इस तरीके के शेप का होता है यार, और यहाँ पर ये आपके क्या है? ट्रॉली वायर हैं। इससे ये करंट को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, और यहीं पे आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की मदद से इसको स्टेप डाउन करेंगे, देन कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर इनटू डीसी एंड अप्लाई टू द डीसी सीरीज मोटर। तो पेंटोग्राफ अगर देखा जाए तो ये हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड अप टू 125-150 किलोमीटर पर आवर। देन यूज्ड फॉर हाई स्पीड। तो हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? हाई टेंसाइल एलॉय स्टील। ये हाई टेंसाइल एलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ हाई टेंसाइल एलॉय स्टील।
मतलब जो हमारा पेंटोग्राफ होता है वो हाई टेंसाइल एलॉय स्टील का बना होता है, जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ये हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अप टू 125 किलोमीटर पर आवर, या कई जगह पे आप देखेंगे 150 किलोमीटर पर आवर भी मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ कर रहे हैं आपके जो ट्रेन्स वगैरह, गतिमान एक्सप्रेस वगैरह जो चलती हैं, उनकी स्पीड 130 तक भी है, 120 तक भी है, तो 125 किलोमीटर पर आवर तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या आप डायरेक्टली जो बुक का डेटा है वो लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड अप टू वॉट 125 किलोमीटर पर आवर। ये आपको ध्यान में रखना है, 125 यही मान लीजिए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि जो अपवर्ड प्रेशर ऑफ कलेक्टर होता है ऑन द कॉन्टैक्ट वायर, वो लगभग 10 kg का होता है फॉर अ सिंगल शू और 20 kg का होता है फॉर डबल शू कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल शू कंस्ट्रक्शन है, तो जो अपवर्ड प्रेशर होगा वो लगभग 20 kg का होता है कलेक्टर का ऑन द कॉन्टैक्ट वायर। तो यहाँ पे नोट में हम लिख सकते हैं कि फॉर सिंगल शू कंस्ट्रक्शन जो अपवर्ड प्रेशर ऑफ कलेक्टर ऑन ट्रॉली वायर अपवर्ड प्रेशर ऑफ कलेक्टर ऑन ट्रॉली वायर और कॉन्टैक्ट वायर कितना होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 10 kg। और अगर हम बात करें फॉर डबल शू कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाए तो 20 kg का हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग अपवर्ड प्रेशर देखा जाए तो नॉर्मली जो इस ट्रॉली वायर पे जो प्रेशर होता है बाय द पेंटोग्राफ वो नॉर्मली कितना होता है, सिंगल शू कंस्ट्रक्शन के लिए 10 kg और डबल शू कंस्ट्रक्शन के लिए 20 kg। किसका बना होता है, हाई टेंसाइल, यहाँ पे हाई टेंसाइल एलॉय स्टील का बना होता है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और जब इसका यूज़ नहीं होता है तो आप नॉर्मली जैसे स्टॉप कंडीशन में आपकी ट्रेन्स पड़ी हुई हैं तो इस पेंटोग्राफ को हम यहाँ पर डाउन भी कर सकते हैं, तो उसको डाउन भी कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। ये कैसी होती हैं, आपकी मूवेबल होती हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर अगर देखा जाए स्टैगर भी एक टर्म होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ एक्सिस इज कॉल्ड स्टैगर ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर। मतलब जो पेंटोग्राफ एक्सिस और कॉन्टैक्ट वायर के बीच जो बीच का डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्टैगर की अगर हम बात करें तो स्टैगर है क्या एक्चुअली, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ एक्सिस पेंटोग्राफ एक्सिस और कॉन्टैक्ट वायर के जो बीच का डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर बोलते हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉर्मली हम करंट कलेक्टर का इस्तेमाल जो करते हैं फ्रॉम द ट्रॉली वायर करंट को कलेक्ट करने के लिए, वो क्या होता है, बेसिकली पेंटोग्राफ होता है। तो अप टू 30 किलोमीटर ट्रॉली कलेक्टर यूज़ करेंगे, ट्रॉली बसेस में इस्तेमाल होता है। बो कलेक्टर हाई स्पीड पे यूज़ किया जा सकता है, ट्राम रेल्स वगैरह में यूज़ करते थे बट प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इन्हीं को रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ, जो कि हाई स्पीड अप टू 125 किलोमीटर पर आवर तक यूज़ होता है। ये नॉर्मली अपवर्ड प्रेशर जो कॉन्टैक्ट वायर पर डालता है वो 10 kg का है फॉर सिंगल शू कंस्ट्रक्शन और डबल के लिए 20। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सब स्टेशंस सर्विस एज कंपेयर्ड विथ अर्बन सर्विस। नॉर्मली सब स्टेशन सर्विस में अगर हम बात करें कि इसकी तुलना में या अर्बन सर्विसेज की तुलना में जो सब अर्बन सर्विसेज हैं उसमें कोस्टिंग पीरियड लॉन्गर है, कोस्टिंग पीरियड एंड फ्री रनिंग पीरियड सेम है, कोस्टिंग पीरियड स्मॉलर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली कि यार ये कोस्टिंग पीरियड क्या है या फ्री रनिंग पीरियड क्या हो सकता है, नॉचिंग अप पीरियड क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझने होंगे। तो इसको समझने के लिए हमें देखना होगा स्पीड टाइम कर्व फॉर डिफरेंट सर्विसेज इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में जो हम डिफरेंट सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हमें देखना होगा कि उनका अलग अलग से स्पीड टाइम कर्व क्या होता है।
तो हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ रेलवे सर्विसेज एंड देयर स्पीड टाइम कर्व। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 3 तरह की कैटेगरी है। पहला देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं मेन लाइन, पहला बोलते हैं मेन लाइन सर्विसेज, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अर्बन सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, इसको हम कहते हैं सब अर्बन सर्विसेज। तो ये आपके 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहली कैटेगरी की बेटा अगर बात करें तो मेन लाइन, दूसरा अर्बन और तीसरा सब अर्बन सर्विसेज। तो हम देखेंगे स्पीड टाइम कर्व सबसे पहले फॉर मेन लाइन सर्विस। तो यहाँ पर देखते हैं स्पीड टाइम कर्व फॉर मेन लाइन सर्विस, फॉर मेन लाइन सर्विस। मेन लाइन सर्विस के लिए हम देखेंगे बेटा यहाँ पर स्पीड टाइम कर्व कैसा है। स्पीड टाइम कर्व तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारी स्पीड हो गई और ये हमारा टाइम का एक्सिस हो गया। मतलब वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं स्पीड और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? टाइम। तो इसके बीच जो हम प्लॉट या कर्व ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलते हैं स्पीड टाइम कर्व। तो जब भी आप देखा जाए तो यहाँ पर इसको हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं यार, कि प्लेटफॉर्म पे सपोज कोई भी ट्रेन है, कोई भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और नॉर्मली उसको बनारस से क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शिवगंगा एक्सप्रेस की बात की, मैं स्पेशली वाराणसी से हूँ इसलिए मैं शिवगंगा एक्सप्रेस की ही बात करूँगा। तो ये दिल्ली जाती है। तो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो जब वो ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है एट पॉइंट टी बराबर 0, तो ये मैं ओरिजिन ले रहा हूँ टी बराबर 0, तो 0 से लेके T1 तक जब वो स्टार्ट हो रही है तो शुरुआत में अगर देखा जाए कि अप टू 0 टू T1 इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, या हम इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन वाइल नॉचिंग अप। कहने का मतलब कि इसका टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कॉन्स्टेंटली इसकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसका स्पीड और टाइम के बीच जो स्लोप होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। मतलब रिलेशन इनका कैसा होगा? लीनियर। टाइम के साथ साथ अगर लीनियरली स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन वाइल नॉचिंग अप। इसी को हम बेटा कह सकते हैं रेहोस्टैटिक एक्सेलरेशन, बिकॉज इस एक्सेलरेशन को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में ही रेहोस्टेट हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे उस रेहोस्टेट की मदद से हम कट आउट करते हैं रेजिस्टेंसेस को इनटू द स्टेप, और धीरे धीरे ये क्या करता है? स्पीड अप होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 टू T1 ये क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ साथ इसकी स्पीड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ये कब तक होता है? फॉर 0 टू T1। और 0 टू T1 का जो पीरियड है ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या इसी को हम रेहोस्टैटिक एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है बेटा कि वोल्टेज बढ़ती है और करंट कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखना, इसमें वोल्टेज क्या होगी? बढ़ती जाएगी और करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। दूसरा अगर देखा जाए, इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो बेसिकली टाइम T1 से T2, अगर हम टाइम T1 से T2 की बात करें तो T1 से T2 में इसको बोलते हैं स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व। क्या बोला जाता है इसको? एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व। इसमें क्या होगा कि अब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी और धीरे धीरे करंट कम होगा और स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व। मतलब इसी स्पीड कर्व पे क्या आ गया? अब एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने का मतलब कि यहाँ पर अब लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, अब देयर इज सम एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व, और यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? अब वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और करंट घटती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, एंड फाइनली अगर देखा जाए तो करंट भी कांस्टेंट हो जाती है। तो एट पॉइंट T2 अगर देखा जाए तो करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो इस पीरियड में 0 टू T1 के पीरियड में आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज क्या होगी? बढ़ेगी, करंट क्या रहेगा? करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस पीरियड में अगर आप देखोगे तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, वोल्टेज कांस्टेंट, करंट डिक्रीज करेगा और स्पीड बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में मैं लिखवा दूंगा। तो ये चीज़ अभी आपको ध्यान में रखना है। 0 टू T1
ये कहलाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और T1 टू T2 एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट घटेगा, स्पीड बढ़ेगी और फाइनली करंट कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी पीरियड में अगर देखा जाए कि ट्रेन क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर देखा जाए कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन घटता जाता है एंड फाइनली इट बिकम्स ज़ीरो। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ट्रेन एक्सेलरेट तो करती है, लेकिन ये एक्सेलरेशन जैसे जैसे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी घटता जाता है और फाइनली इट बिकम्स ज़ीरो। एट T2 अगर देखा जाए, T2 पे क्या होगा कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट होगा डेवलप बाय द मोटर वो अपोजिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। एट पॉइंट T2 जो भी हम ट्रैक्टिव एफर्ट डेवलप कर रहे हैं बाय द मोटर वो अपोजिंग फोर्सेस के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके कारण ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये रन करने लगेगा T2 टू T3। तो यहाँ पॉइंट T3 तक अगर देखा जाए तो ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करने लगते हैं बेटा, रन करने लगते हैं। और नॉर्मली T2 से T3 में जो ट्रैक्टिव एफर्ट मोटर जनरेट कर रहा है उस ट्रैक्टिव एफर्ट का जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्सेस के बराबर हो जाता है। इसमें एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो ज़ीरो हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं फ्री रनिंग पीरियड और ये बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। तो ये T2 टू T3 अगर मेन लाइन सर्विसेज में देखें तो लॉन्ग फ्री रनिंग पीरियड होता है, काफ़ी लंबे समय तक होता है, जिसमें वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है और वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस T2 टू T3 को हम क्या कहते हैं, फ्री रनिंग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, टाइम और टाइम एक्सिस को आप थोड़ा सा और बड़ा कर लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं T3 से T4। T3 टू T4 का कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप जो भी आपका ट्रेन है उस ट्रेन को आप रोकना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे। ब्रेक अप्लाई करने के पहले ही आप सप्लाई को कट ऑफ कर देते हो और जैसे सप्लाई कट आउट हो जाएगा उसके कारण ट्रेन जो है वो अपने इनर्शिया या अपने मोमेंटम के कारण अब कुछ टाइम के लिए क्या करेगी, रन करती है। और इस मोमेंटम में अगर देखा जाए तो वो अपने मोमेंटम के कारण ही रन कर रही है, जिससे स्पीड उसकी घटती जाती है और द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड इज नोन एज कोस्टिंग रिटार्डेशन। और यही जो रेट ऑफ डिक्रीज इन स्पीड है, मतलब स्पीड में जो कमी की जो रेट है, दर है, इसको हम बोलते हैं कोस्टिंग रिटार्डेशन। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि T3 से T4, अगर मैं बात करूं T3 से T4 का पॉइंट, T3 टू T4 हम क्या कर रहे हैं कि ब्रेक डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म पे वो सपोज प्लेटफॉर्म 4 किलोमीटर दूर है, तो 4 किलोमीटर दूर से पहले ही हम, या 3 किलोमीटर दूर है तो हम पहले ही क्या कर रहे हैं कि ट्रेन अपने कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही थी, हमें ये पता चला कि आगे हमें रुकना है तो हम डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई न करते हुए हम तुरंत सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही सप्लाई को आप डिस्कनेक्ट करोगे तो अपने मोमेंटम के कारण वो क्या करेगा, मूव करता जाएगा, रन करता जाएगा। बट इस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी। और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड जो है यही क्या कहलाएगा, कोस्टिंग रिटार्डेशन कहलाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये आपके T3 से T4 तक हो रहा है। तो ध्यान रखना ये कहाँ से कहाँ तक होता है, T3 से T4 तक। नेक्स्ट अब फाइनली अगर देखा जाए तो T4 से अगर हम T5 की बात करें तो T4 से T5 बेटा अगर हम इसकी बात करें तो T4 से T5 जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पीरियड या इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन, अब हम यही T4 पर ही ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई करोगे देन इसकी स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी और फाइनली T5 पे आके इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। फाइनली T5 पे आके स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये पीरियड कहलाता है ब्रेकिंग पीरियड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला पीरियड क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग। ये T3 से T4 क्या कहलाएगा, कोस्टिंग कहलाएगा। और सबसे लॉन्ग अगर देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है फ्री रनिंग पीरियड। ये कहाँ से कहाँ तक है आपके T2 से T3 मेन लाइन सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा पीरियड तक होता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0 टू T1 इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से लिख देते हैं यार, इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये है बेसिकली
ये बेसिकली आपका है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट कांस्टेंट रहेगी, और ये पीरियड अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। तो ये कंप्लीट आपका स्पीड टाइम कर्व है, ध्यान रखना मेन लाइन सर्विसेज के लिए कंप्लीट स्पीड टाइम कर्व है। तो एक बार इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं यार, कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 से T1 क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें वोल्टेज बढ़ रही है, करंट क्या है, कांस्टेंट है। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से T1 इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाएगा 0 टू T1, या इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाइल नॉचिंग अप, वाइल नॉचिंग अप, या इसी को बेटा एक और नाम से बोला जाता है रेहोस्टैटिक एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेहोस्टैटिक एक्सेलरेशन, इसको हम रेहोस्टैटिक एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसमें वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, और हमेशा करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 0 टू T1। दूसरा अगर देखा जाए T1 से T2, तो T1 से T2 अगर इसका स्पीड टाइम कर्व देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है इस पीरियड में वो तो प्रेजेंट है, ट्रेन एक्सेलरेट तो कर रही है, बट ये एक्सेलरेशन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वो डिक्रीज होता जाता है, और फाइनली इस T2 पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पीड कर्व रनिंग। क्या बोला जाता है, स्पीड कर्व रनिंग। और या इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या कहलाता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज क्या रहता है बेटा, यहाँ पे वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, और करंट की बात करें तो करंट घट जाती है और स्पीड बढ़ जाएगी। एंड फाइनली अगर देखा जाए, एंड फाइनली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फाइनली जो करंट होती है ये करंट क्या हो जाएगी, इट बिकम्स कांस्टेंट, ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि इस पीरियड में ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में एक्चुअली होता क्या है बेटा कि ट्रेन एक्सेलरेट तो करती है, ट्रेन एक्सेलरेट तो करती है, बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, बट एक्सेलरेशन decreases with increase in speed, तो इस पीरियड में अगर देखा जाए कि स्पीड बढ़ती है लेकिन एक्सेलरेशन उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड फाइनली अगर देखें हम तो ये 0 हो जाता है, एंड फाइनली इट बिकम्स 0। कहने का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन फाइनली 0 हो जाता है। अगर हम बात करें एट T2 पे पहुंचने पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि T2 पर अगर देखा जाए कि एट पॉइंट T2, ये आपका पॉइंट T2 है, T2 पर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट मोटर द्वारा डेवलप हो रहा है वो अपोजिंग फोर्सेस के बराबर हो गया। तो एट T2 जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, ट्रैक्टिव एफर्ट डेवलप बाय मोटर बराबर किसके, ये बराबर हो जाएगा बेटा अपोजिंग फोर्सेस के। और अगर अपोजिंग फोर्सेस के बराबर हो गया तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा, इसलिए रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, इट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है, इट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। और यही अगर देखा जाए तो ये किसके लिए बेसिकली हो जाता है, फॉर T2 टू T3। तो इट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बेटा इसको मैं ला सकता हूँ,
इसको यहाँ पे ला सकते हैं, इट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, ये अपोजिंग है, इट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्री रनिंग, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्री रनिंग। तो सबसे लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्री रनिंग के लिए क्या करेगा, आप कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पे देख पा रहे हो आप T2 से T3 क्या करेगा, T2 से T3 फ्री रनिंग पीरियड है, यहाँ पर ये रन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि T3 से T4 के लिए अगर देखा जाए तो T3 टू T4 इसको हम बोलते हैं कोस्टिंग पीरियड। क्या बोला जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कोस्टिंग। तो नॉर्मली अप्लाई जो है ब्रेक अप्लाई करने के पहले हम क्या करते हैं कि पावर जो सप्लाई है उसको कट कर देते हैं और ट्रेन अपने मोमेंटम के कारण कुछ टाइम तक क्या करती है, मूव करती है और इसमें स्पीड क्या होगी, घटेगी, और जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड है वही कोस्टिंग रिटार्डेशन कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप बिफोर अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप पावर सप्लाई इज कट ऑफ, पावर सप्लाई काट दी जाती है, एंड ट्रेन रन फॉर सम टाइम अंडर इट्स ओन मोमेंटम, मतलब अपने मोमेंटम के कारण ये क्या करता है, कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, रन करेगा, जिसमें अगर देखा जाए तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। और अगर देखें एंड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वल्स टू या दैट इज नोन एज स्पीड कॉल्ड एज कोस्टिंग रिटार्डेशन। ये क्या कहलाएगा बेटा, कोस्टिंग रिटार्डेशन कहलाता है। यही क्या कहलाएगा, कोस्टिंग रिटार्डेशन कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर T4 से लेके T5 तक क्या हो रहा है, T4 टू T5 अगर देखा जाए, ये बेसिकली T4 और T5 के लिए हम बात कर रहे हैं यार। T4 से अगर T5 देखा जाए तो नॉर्मली ब्रेक्स को हमने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेक्स अप्लाइड एट T4 और ब्रेक्स आर अप्लाइड एट T4 और स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड एट T5 यही स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यही आपका क्या है, मेन लाइन सर्विस, जिसमें फ्री रनिंग पीरियड क्या होता है, ज़्यादा समय के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्री रनिंग स्पीड ऑफ अ ट्रेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो अब आइडिया आपको मिल चुका होगा कि फ्री रनिंग क्या है। तो फ्री रनिंग स्पीड ऑफ अ ट्रेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये कह रहा है कि फ्री रनिंग स्पीड जो है किसी भी ट्रेन की वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सेलरेशन पे, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप पे, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप पे, रनिंग टाइम पे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पे डेफिनेटली डिपेंड करेगी फ्री रनिंग स्पीड, ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, इस पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप्स अगर देखें इस पे भी डिपेंड करती है, सॉरी दिस इज़ व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप, डेफिनेटली इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट रनिंग टाइम पे भी डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्री रनिंग स्पीड ऑफ ट्रेन डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगी यार, फ्री रनिंग, पहला एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी, एकदम करेक्ट है। दूसरा अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, क्योंकि अगर इस दो स्टॉप्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो वहाँ पर फ्री रनिंग पीरियड होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा कंप्लीटली। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप पे भी डिपेंड करेगी और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो रनिंग टाइम पे भी डिपेंड करती है। बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ
स्टॉप्स। किसी भी स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर रुक रहा है उसका फ्री रनिंग स्पीड से कोई भी लेना देना नहीं है। आप उसको 2 मिनट रोको, 5 मिनट रोको, उसकी स्पीड से वो कोई लेना देना नहीं होता है। इज इट क्लियर? आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप। ये कभी भी इस पे डिपेंड नहीं करती है फ्री रनिंग स्पीड। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? फ्री रनिंग एंड कोस्टिंग पीरियड ऑफ जनरली लॉन्ग इन केस ऑफ। तो मेन लाइन सर्विसेज के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम स्पीड टाइम कर्व देखेंगे बाकी सर्विसेज के लिए कि अर्बन के लिए क्या है, सब अर्बन के लिए क्या है, या एक साथ हम इन तीनों सर्विसेज के लिए यार ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो अगर हम सिटी या अर्बन सर्विसेज के लिए देखें तो जब भी हम बात करेंगे सिटी और अर्बन सर्विसेज के लिए, अर्बन सर्विसेज के लिए बेटा, तो उसका स्पीड टाइम कर्व कैसा होगा? तो नॉर्मली अगर देखें तो इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप होता है वो 1 से 2 किलोमीटर होता है। क्या होता है? अगर हम बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स कितने होते हैं, दैट इज़ 1 to 2 किलोमीटर। उसके साथ साथ अगर देखें तो इसमें हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड। जैसे आप बात करते हो दिल्ली मेट्रो, तो दिल्ली मेट्रो में क्या होगा कि ट्रेन क्या होगी, जैसे ही आपका तेज़ी से वो क्या करनी चाहिए, हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन होना चाहिए, तेज़ी से अपनी फुल स्पीड पे जाएगी और फाइनली क्या होगा कि 1 किलोमीटर बाद ही अगला स्टॉप आ गया तो तेज़ी से वहाँ पे ब्रेकिंग भी होनी चाहिए। तो यहाँ हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन होना चाहिए और हाई रेट ऑफ ब्रेकिंग भी होनी चाहिए। तो रिटार्डेशन हाई होना चाहिए एज वेल एज एक्सेलरेशन भी हाई होना चाहिए। और इसमें अगर फ्री रन की बात करें तो क्या इसमें फ्री रन अवेलेबल होगा? अगर सपोज आप 1 किलोमीटर बाद आपको रुकना है तो क्या आप एक्सेलरेशन तेज़ी से कर रहे हो और क्या आपको ऐसा इतना टाइम मिलेगा कि आप फ्री रन में भी ट्रेन को चला सके? नहीं। तो यहाँ पे फ्री रन जो है वो एब्सेंट होता है और कोस्टिंग बहुत स्मॉल होती है। तो ध्यान रखना इस सर्विसेज में फ्री रन इज़ एब्सेंट एंड स्मॉल कोस्टिंग। तो ध्यान रखना यहाँ पे फ्री रन क्या होता है, वो एब्सेंट होता है और कोस्टिंग बहुत ही स्मॉल होती है। तो अगर हम इसका स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का होता है। ये आपकी स्पीड हो गई यार और ये आपका टाइम हो गया। स्पीड टाइम कर्व में सबसे पहले क्या आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, देन उसके बाद एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व आएगा, फिर फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्री रन अवेलेबल नहीं होगा, देन एक स्मॉल कोस्टिंग आएगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें यार, एक स्मॉल कोस्टिंग आएगी, ये आपकी टाइम है, एक स्मॉल कोस्टिंग आएगी और इस कोस्टिंग के बाद ये आपकी ब्रेकिंग है। कोस्टिंग के बाद तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रेकिंग, ये कहलाएगा कोस्टिंग। यहाँ पर अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये अगर देखें तो एक्सेलरेशन या स्पीड कर्व रनिंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो फ्री रनिंग तो कम्प्लीटली क्या है, एब्सेंट है। दूसरा अगर देखें तो अगर इसमें हम कोस्टिंग पीरियड की बात करें तो स्मॉल है। तो सिटी या अर्बन सर्विसेज में हमेशा फ्री रन जो है वो एब्सेंट होते हैं और कोस्टिंग जो है वो स्मॉल होती है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे सर्विसेज की बात करें तो बेटा यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चन के पास ही इसको सॉल्व करूँगा, बट दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन का एक साथ हम आंसर देंगे। तो दोनों क्वेश्चन का एक साथ ही आंसर देंगे, बट यहाँ पे ध्यान देना है, पहले इन सारी चीज़ों को समझ लेना है अच्छे से, समझ लेना है। तो पहले इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। दूसरा अगर देखें सेकेंड जो सर्विसेज हैं, सेकेंड सर्विसेज होती हैं सब अर्बन सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज हैं, सब अर्बन सर्विसेज। अगर हम सब अर्बन सर्विसेज का स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स वो कितना हो जाता है, वो लगभग 2 से 8 किलोमीटर होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स। फ्री रनिंग जो है वो एब्सेंट होती है इसमें भी,
इसमें भी सब अर्बन में भी फ्री रनिंग क्या होती है, एब्सेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री रनिंग किस में प्रेजेंट होती है, वो केवल मेन लाइन में, जबकि सब अर्बन और अर्बन में एब्सेंट रहती है। तो फ्री रनिंग इज एब्सेंट कंप्लीटली। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कोस्टिंग पीरियड जो है वो लॉन्गर होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोस्टिंग इज लॉन्गर देन अर्बन सर्विसेज। तो ध्यान रखना है कि इसमें कोस्टिंग जो है वो अर्बन सर्विसेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है या ज़्यादा होती है। हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड। तो ध्यान रखना है, हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड। तो सब अर्बन सर्विसेज में डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप 2 से 8, अर्बन में 1 से 2 किलोमीटर। फ्री रनिंग यहाँ भी एब्सेंट है, कोस्टिंग जो है वो लॉन्गर होती है देन अर्बन। हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका अगर हम स्पीड टाइम कर्व ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहला अगर देखा जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन CA से रिप्रेजेंट करूंगा, समझ जाना ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व या स्पीड कर्व रनिंग बोलते हैं इसको, ये समझ जाइएगा। SCR का मतलब क्या है, स्पीड कर्व रनिंग। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर फ्री रनिंग एब्सेंट है, कोस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं कोस्टिंग। देन उसके बाद फाइनली हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ये कहलाएगा ब्रेकिंग। तो कंफ्यूज नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमने CA से रिप्रेजेंट किया है, ब्रेकिंग को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, कोस्टिंग को हमने C से रिप्रेजेंट किया है और स्पीड कर्व रनिंग को हमने SCR से रिप्रेजेंट किया है। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं है, स्पीड कर्व रनिंग है। ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट जो है वो हमारा है मेन लाइन सर्विसेज। तो अगर हम इसके मेन लाइन सर्विस की बात करें, मेन लाइन सर्विसेज की, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर अगर देखें कि डिस्टेंस बिटवीन जो स्टॉप्स होते हैं वो ग्रेटर देन 15 किलोमीटर होते हैं। तो 15 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाते हैं, नॉर्मली कहीं कहीं पे आपके 10 किलोमीटर से ऊपर भी रहते हैं या 7 से 10 के बीच में भी। यहाँ पर अगर देखा जाए जो फ्री रन है वो प्रेजेंट है। तो फ्री रनिंग जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री रनिंग इज लॉन्गर फ्री रनिंग होता है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हाई एक्सेलरेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, बिकॉज मेन लाइन सर्विसेज लंबे डिस्टेंस के लिए होता है, तो लो एक्सेलरेशन होता है, लो एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड रिटार्डेशन की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की जो रिक्वायरमेंट है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, वो कम होती है। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दैट मीन्स ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी, लो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यहाँ पे अगर कर्व बनाया जाए तो कर्व कुछ इस तरीके का होगा, पहले एक्सेलरेशन, देन उसके बाद ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देन एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व, या इसी को हम बोलते हैं स्पीड कर्व रनिंग। क्या बोला जाता है बेटा, स्पीड कर्व रनिंग। देन उसके बाद यहाँ पर फ्री रनिंग आ जाती है, काफ़ी लंबा लॉन्गर फ्री रनिंग रहता है। ये एक्सिस को थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर देखें तो कोस्टिंग होता है, देन उसके बाद ब्रेकिंग होता है। तो ये ब्रेकिंग है, कोस्टिंग है, ये आपकी फ्री रनिंग है, FR। क्लियर है? तो ये कंप्लीट आपका स्पीड टाइम कर्व हो गया मेन लाइन सर्विसेज के लिए। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फ्री रनिंग एंड कोस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग इन। फ्री रनिंग और कोस्टिंग पीरियड वो जनरली किस में ज़्यादा होते हैं, एंड कोस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग इन। तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो यार, फ्री रनिंग जो है वो केवल और केवल मेन लाइन सर्विसेज में है और कोस्टिंग भी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हाई हैं, तो इट इज़ जनरली लॉन्ग इन मेन लाइन सर्विसेज। अर्बन में कोई भी फ्री रनिंग नहीं होता है, सब अर्बन में कोई भी फ्री रनिंग नहीं होता, मेन लाइन सर्विसेज में ही फ्री रनिंग होती है। तो इसमें फ्री रनिंग भी होती है, कोस्टिंग भी होती है और ये ज़्यादा होती है। अर्बन में कोस्टिंग कम होती है, सब अर्बन में उससे ज़्यादा और मेन लाइन में सबसे ज़्यादा कोस्टिंग होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एडिशन टू एक्चुअल रनिंग टाइम बिटवीन स्टॉप्स
द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट एस्टिमेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम ऑफ स्टॉप एट द स्टेशन इज नोन एज। मतलब अगर देखा जाए कि एक्चुअल जो दो स्टॉप्स के बीच का जो एक्चुअल रनिंग टाइम है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि हमने जो टाइम ऑफ स्टॉप एट द स्टेशन है वो भी जोड़ा हुआ है, तो उससे जो स्पीड निकल के आती है उस स्पीड को क्या कहते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि ट्रेन के केस में दो तरह की स्पीड होती है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड की, तो सबसे पहली स्पीड की हम बात करें क्रेस्ट स्पीड। क्रेस्ट स्पीड, क्रेस्ट स्पीड क्या है बेटा, अगर इसको समझिए तो हम ये कह सकते हैं क्रेस्ट का मतलब होता है पीक, देन इट इज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय ट्रेन। ट्रेन जो आपके या व्हीकल जो आपकी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर रहा है वही क्या कहलाएगा, क्रेस्ट स्पीड कहलाएगा। दूसरी हम बात करते हैं एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड है क्या। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें ये देखना होगा कि दो स्टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है और डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल टाइम ऑफ रन है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको ये देखना होगा कि यार दो स्टॉप के बीच में, जैसे बनारस से इलाहाबाद के बीच का डिस्टेंस क्या है, ट्रेन बनारस से चलती है, इलाहाबाद रुकती है, तो इसका दो स्टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय उसको कितना टाइम लग रहा है, यही क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें बेटा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन, तो एवरेज स्पीड हमेशा दो स्टॉप्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन होता है। और अगर हम बात करें दो स्टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड टाइम कर्व को आप देखो तो उस कर्व का जो एरिया है, एरिया अंडर द स्पीड कर्व, वही क्या कहलाएगा, वही आपका हमेशा रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्टेंस कवर। तो इसमें हम बात करें दिस इज द एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व। तो स्पीड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि स्पीड टाइम कर्व के अंडर का एरिया क्या कहलाता है। तो जब भी एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया कैसे आएगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो स्पीड एक्सिस है और टाइम एक्सिस है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी एरिया निकलेगा, और स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस हमेशा आता है, तो यही आपका डिस्टेंस है कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप डिवाइडेड बाई टाइम ऑन कर्व। ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा एवरेज स्पीड कहलाएगा। और अगर हम शेड्यूल स्पीड की बात करें, क्या है शेड्यूल स्पीड, अगर हम बात करें कि शेड्यूल स्पीड क्या होती है, शेड्यूल स्पीड, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, नॉर्मली एवरेज स्पीड में क्या है, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको कवर करने के लिए, टाइम ऑफ रन। बट शेड्यूल स्पीड में ये टाइम जो है, टाइम ऑफ रन के साथ साथ जो स्टॉप पे वो रुका कितनी देर, वो भी टाइम ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर शेड्यूल स्पीड की बात करें तो एक्चुअल टाइम ऑफ रन तो आएगा ही आएगा, प्लस टाइम ऑफ स्टॉप भी आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू स्टॉप्स डिवाइडेड बाई अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये अलग है, डिवाइडेड बाई एक्चुअल टाइम ऑफ रन, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइम ऑफ स्टॉप। तो अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार अच्छे से समझ लेना कि ये है डिस्टेंस कवर, दो स्टॉप के बीच कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम ऑफ रन तो है ही है, अब वहाँ पर टाइम ऑफ स्टॉप्स भी जुड़ जाएगा। तो ये जो दोनों जुड़ जाएगा तो इसकी शेड्यूल स्पीड हमेशा कम हो जाती है। तो एवरेज स्पीड हमेशा शेड्यूल स्पीड से ज़्यादा होती है या शेड्यूल स्पीड एवरेज स्पीड से कम होती है, ये ध्यान में रखना है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हम जब भी एक्चुअल रन टाइम बिटवीन द स्टॉप और उसके साथ साथ जो टाइम ऑफ स्टॉप है उसको जोड़ दें तो जो स्पीड आती है वो क्या आती है, वो स्पीड आपकी शेड्यूल स्पीड निकल के आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, दैट आंसर विल बी शेड्यूल्ड स्पीड।
अब अगर कोई ये पूछे कि शेड्यूल स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो एक और चीज़ आप ध्यान में रखना यार, नोट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट में कि नॉर्मली जो फैक्टर्स हैं जो कि शेड्यूल स्पीड को अफेक्ट करते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड, फैक्टर्स अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेड्यूल स्पीड को अफेक्ट करते हैं? तो पहला क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अगर देखा जाए कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो शेड्यूल स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिटार्डेशन अगर ज़्यादा है तो शेड्यूल स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, शेड्यूल स्पीड नॉर्मली एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो टाइम कम होगी, दैट मीन्स शेड्यूल स्पीड बढ़ जाती है, और अगर रिटार्डेशन है मतलब स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस शेड्यूल स्पीड घट जाती है। दूसरा, अगर देखा जाए मैक्सिमम स्पीड पे भी डिपेंड करता है, मैक्सिमम स्पीड भी शेड्यूल स्पीड को अफेक्ट करती है। और तीसरा, अगर देखें तो ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप, अगर ट्रेन ज़्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पे रुक रही है तो उसकी वो शेड्यूल स्पीड को अफेक्ट करेगा और डेफिनेटली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप्स, तो अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टॉप ज़्यादा होगा तो उसकी शेड्यूल स्पीड घट जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज्ड फॉर। नॉर्मली हम क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसके लिए यूज होता है? क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज्ड फॉर, तो नॉर्मली हम क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व का इस्तेमाल अगर देखें तो बेसिकली सब अर्बन और अर्बन सर्विसेज के लिए यूज होता है। मेन लाइन सर्विसेज के लिए यूज नहीं होता है। इट इज़ नॉट used for मेन लाइन सर्विसेज। तो क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व की बात करें तो किसके लिए यूज होगा? सब अर्बन के लिए यूज होगा, अर्बन के लिए यूज होगा, मेन लाइन के लिए नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आंसर डी ही आपका करेक्ट है, अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज। तो ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व is used for urban and suburban services। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लासेस में हमने कंपैरिजन डिस्कस किया एसी और डीसी ट्रैक्शन के बीच, उसके साथ साथ एडवांटेज डिस्कस किया ऑफ एसी ट्रैक्शन ओवर डीसी ट्रैक्शन, एंड फाइनली हमने डिस्कस किया डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रेलवे सर्विसेज, चाहे वो मेन लाइन सर्विस हो, अर्बन हो, सब अर्बन हो, इनका कोस्टिंग क्या है, ब्रेकिंग क्या है, फ्री रनिंग क्या होता है, फ्री रनिंग किस में प्रेजेंट होती है, कोस्टिंग किस में लॉन्गर होता है। ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि क्रेस्टिंग स्पीड, क्रेस्ट स्पीड, एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड क्या होती है। तो ये आई थिंक सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली। और फाइनली क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व हमने बेसिकली जो है वो अर्बन और सब अर्बन के लिए हम यूज़ करते हैं, कभी भी मेन लाइन सर्विसेज के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन फिर भी आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, नोट्स बनाने हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।